दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिका पॉडकास्ट की श्रृंखला में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अजय चंदेल। अजय चंदेल जी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और मैं इनको करीब-करीब 4-5 बरस से जानता हूँ। और ये लेखक हैं और कई सारी चीज़ें लिखते हैं। बाकी ये क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। आज ये पहली बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो किसी सोशल मीडिया पर आकर अपना एक इंटरव्यू दे रहे हैं। ये बहुत हिचकते हैं। बट इनको मैं ऐसे ही लोगों को आपने देखा होगा मैं लेकर आया हूँ ज़्यादातर, और मेरी कोशिश है इस श्रृंखला में उन लोगों को लाया जाए जिनको आपने सिर्फ़ पढ़ा ही है, शायद देखा भी नहीं है आपने और सुना भी कम है। सुना भी होगा तो स्पेस में ही सुना होगा। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही लेकर आया हूँ अजय चंदेल। अजय चंदेल जी, आपका स्वागत। नमस्कार राहुल जी, धन्यवाद। और अजय, सबसे पहले पहला सवाल ये कि आप जिस विषय में लिख रहे हैं, उस विषय में आमतौर पर लोग आजकल लिखने से बचते हैं क्योंकि हँसाना आसान नहीं है। आपने यही विधा क्यों चुनी कि आप व्यंग ही लिखें? जी, देखिए चुनना अलग चीज़ होती है और वो विधा आ जाना अलग बात होती है। ऐसा नहीं कि मैंने व्यंग लिखना शुरू किया था। जैसा कि शुरुआत लोग जनरली करते हैं तो शुरुआत कविताओं से ही हुई थी। बचपन में अब ये समझ लीजिए कि कविताएं बचपन से ही लिखी। 6वीं 7वीं कक्षा से ही ये इंटरेस्ट आया हिंदी में। वो हुआ यूं कि बस 6वीं कक्षा में एक कविता हुआ करती थी, आप सबने सुनी होगी। शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने आहिक बसे के ही ग्रामा। बस वो हमारी हिंदी शिक्षिका जी ने इसका सस्वर जब पाठ किया, बस यहीं से हिंदी में इंटरेस्ट जाग गया। और उसके बाद से कुछ कुछ कविताएं लिखना शुरू की। और ये गद्य लिखने का जो काम शुरू हुआ वो शुरू हुआ नौकरी को ज्वाइन करने के बाद। नौकरी में आने के बाद अ, जो देखिए उससे पहले तक तो कॉलेज के छात्र थे तो कोई मतलब होता नहीं था कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या पॉलिटिक्स है, कहाँ क्या चल रहा है। नौकरी में अपने आसपास ही देखा लोगों को। खासकर पहला मेरा जो व्यंग व्यंग कहानी थी वो थी अप्रेजल। और वो अप्रेजल के ऊपर ही थी क्योंकि वही एक ऐसी घटना हुई थी जिसने ना केवल हंसाया और ना केवल साथ में रुलाया भी। तो साथ में बैठे हुए लोगों को दुखी और खुश एक साथ होते देखकर वो कहानी एक निकली। हमारे साथ में एक सर हुआ करते थे लखनऊ से, तो उन उनकी कुछ कहानी ऐसी हो गई कि उसके ऊपर लिखा, बस वो एक व्यंग कथा बनी। वो मैंने ब्लॉग पर डाला और मुझे कुछ उस समय शायद काफी नामचीन ब्लॉगर हुआ करते थे, नारद जी, नारद मुनि करके फेमस हुआ करते थे, वो लिखा करते थे। उन्होंने मुझे उस पर लिखा तो और इंटरेस्ट आ गया। तब से मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉग पर लिखना शुरू किया। फिर जब सोशल मीडिया पर साकिब सर और शिव सर आप मिले तो थोड़ा और एंकरेजमेंट मिला, थोड़ा प्रोत्साहन मिला। तो फिर उसके बाद लिखने का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं हुआ। और व्यंग, फिर इसमें व्यंग में ऐसे आते गए कि लिखा तो मैंने सब कुछ है, व्यंग भी लिखा है, कहानियां भी लिखी हैं। और व्यंग शायद ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा सामने आ गया, तो इस वजह से मुझे व्यंगकार के रूप में आप लोग जानते हैं। अजय, ये बताओ कि आप अभी अप्रेज़ल की बात कर रहे थे, तो आप किस क्षेत्र में नौकरी करते हैं? मैं आईटी क्षेत्र में हूँ और 15 साल से मैं आईटी क्षेत्र में ही नौकरी कर रहा हूँ। और आप कहाँ हैं आजकल? कहाँ रहते हैं आप? मैं गुड़गांव में हूँ, रहने वाला सागर का हूँ, मध्य प्रदेश। और फिलहाल गुड़गांव की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत हूँ। तो आप तो मतलब अगर आप बुंदेलखंड इलाके के हैं, तो आपने कभी ये सोचा नहीं कि कुछ एक कविता है या जो बुंदेली पोथा, वैसे मैंने पढ़ा है आपके व्यंग में है आप, और मतलब हम और आप तो थोड़ा उसका ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या पर कोई कोई ख़ास तौर से एक आपने एक कविता, जहाँ तक मुझे याद है, आला आपने लिखा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, वो मैंने ट्वीविताओं में मेरी पहली कविता है वो, जी, आला करके। जी। वो लिखी है मैंने, काफी लंबी है वो। हाँ, और वो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत लोगों तक पहुँची नहीं है। आप अगर कोशिश हो सके तो आप किसी से उसको अगर पढ़वाएँ उसको, या इसका किसी भी तरह से आप उसको लोगों के सामने लाएँ। वो एक बहुत बहुत अनोखी-सी चीज़ थी जिसको मैंने पढ़ा था, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे कानों में तो वो स्वर गूंज रहे थे जो मैंने बचपन से बुंदेली स्वर सुने हैं। तो जी। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उसकी प्रेरणा आप कह सकते हैं एक, अगर आपने
आप ओम प्रकाश आदित्य जी को जानते हो, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने इस प्रकार की पहली कविता लिखी थी, राजनीति पे आला। वो उस समय वहां पर जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी भी बैठे हुए थे, और उनके सामने बैठकर उनकी खिंचाई कर डाली थी। तो मुझे वहां से प्रेरणा मिली कि आज की घटनाओं पर भी लिखा जा सकता है ये चीज। तो मैंने आज जो शायद 20, 21, 22 की जो घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर मैंने लिखा, और वो छोटा छोटा एक एक दो दो पेज का लिखते लिखते वो करीब 20-25 पेज की वो एक कंपोजिशन बनी है। तो वो आप जो कह रहे हैं, अवश्य मैं किसी से बात करूंगा, या कोई पढ़ना चाहे तो अवश्य मुझसे वो पुस्तक ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कविताओं में और व्यंग में आपका आपको क्या लिख आज देखिए लिखना तो कुछ भी आसान नहीं होता, बट आप होता है कुछ-कुछ बहुत आराम से हो जाता है। आप बैठे, कलम उठाई और वो शुरू हो गया। तो इन दोनों विधाओं में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको लिखना आपको अपने लिए आसान मुझे दोनों ही ठीक लगता है। कविता बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत लंबा विषय नहीं होता है। एक विषय होता है, उस पर आप 4 लाइन 8 लाइन लिख लेते हैं, वो आसानी से हो जाता है। व्यंग लिखने में थोड़ी समस्या ये होती है कि आपको उसको एक प्रॉपर लेंथ देनी होती है। आप 4 लाइन का भी लिख सकते हैं, व्यंग तो 1 लाइन का भी होता है। आप 4 लाइन का भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक गद्य की तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा एक ही विषय से जुड़े हुए, फिर उसमें ऐसी चीजों को छू जाना जो चीजें सामने होते हुए भी लोग नहीं छू पाते। तो वो चीज मुझे लगता है कि गद्य लिखना अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें भाषा के साथ विषय को पकड़ बना के रखना। ये आप 4 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप वही 2 पेज लिखना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आपको उस गद्य का जो विषय है उसको एक कन्क्लूज़न तक पहुँचाना ज़रूरी होता है कि आप कहना बिल्कुल, क्या चाह रहे थे उसमें। बिल्कुल। कविताओं में तो आप बीच में ही छोड़ सकते हैं, यानी कि बीच उसको में तो कभी भी मैं नहीं आगे बढ़ाया छोड़ता हूँ, मैं बीच आगे में तो बढ़ाया नहीं जा छोड़ता सकता हूँ। है। हाँ, लेकिन हाँ, बढ़ाया अगर सकता है। जैसे हमने 2 लाइन लिख ली तो वो एक दोहा या गजल का एक शेर की तरह कह दिया कि हाँ ये शेर हो गया। लेकिन गद्य इस तरीके से नहीं चल पाता है। बाकी आप सोशल मीडिया पर इतने मुखर रहते हैं कुछ विषयों को लेकर, तो ये आपने जो अपनी पुस्तक के बारे में आप थोड़ा-सा और बताइए, आपकी अभी तक कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं? और उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम सभी पाठकों को बताइए, दर्शकों को बताइए कि अभी तक कितनी किताबें आपकी आ चुकी हैं? और उनके अंदर क्या-क्या चीज़ जी। तो मैंने 5 किताबें अभी तक लिखी हुई हैं जो है प्रकाशित आपके हो पास? चुकी। इस समय है आपके पास वो मेरे 5 पास 2 किताबें हैं। 3 किताबें तो ई कॉपी में हैं, किंडल पर ही उपलब्ध है। और मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली किताब जो मैंने किंडल पर निकाली थी वो थी एक चुनाव की आत्मकथा। ये पूरी तरह से एक चुनाव को ही केंद्र बनाकर लिखी गई। ये कौन चुनाव से साल में की हो। थी? ये जी। आपने किसी विशेष बरस में 2019 के आस-पास लिखी थी या आपने बीच में ही अठारह लिखी? उन्नीस 18-19 में ही आई। और इसका जो विषय था बस एक चुनाव पर केंद्रित था, कि चुनाव अपनी ही कथा सुना रहा है। तो उसमें सभी विषय आए कि चुनाव की घोषणा कब होती है, चुनाव का एक तरीके से चुनाव का आह्वान हो रहा है, फिर चुनाव हो रहा है, फिर नेता लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। तो चुनाव अपनी ही कथा सुना रहा है। तो अलग अलग घटनाओं को जोड़ते हुए एक धागे में पिरोकर उस कथा हुँ, को, कथा कह सकते हैं या अलग अलग व्यंग हैं छोटे छोटे, उनको बुन दिया गया। तो ये किंडल पर आई थी आपकी किताब। ये, हाँ, ये मैंने सिर्फ किंडल पर डाली। और क्योंकि पहली किताब थी, कोई अनुभव था नहीं कि प्रकाशित कैसे कराना है, क्या कराना है। और उसका कारण भी ये था कि उस समय अमेजन का एक प्रतियोगिता होती है वार्षिक, किंडल करके, केडीपी करके। तो उसमें मैंने वो डाली थी। हालांकि कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस उसमें नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस आया कि किताब को कैसे बुना जा सकता है। उसी साल में मेरी एक दूसरी किताब जो थी वो प्रतिश्रुति प्रकाशन के पास गई। वो कथा संग्रह था, सबसे सस्ते दिन। तो हुँ, हुँ। ये सबसे सस्ते दिन जो थी, ये मेरी पहली किताब बनी जो कि पेपर बैक में प्रकाशित हुई। प्रतिश्रुति प्रकाशन ने करीब जब ये प्रकाशित की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आ जाएगी इस तरह से, लेकिन ये आई और लोगों ने इसको काफी पसंद किया। क्या है इसके तो अंदर? इसके अंदर पूरी कहानियां हैं। ये बिल्कुल व्यंग से हटकर है। इसमें इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। किताब 3 भागों में है। पौराणिक कथाओं से शुरू होती है, फिर गांव तक पहुंचती है, और फिर शहर तक आती है। तो ये तीन तीन काल भी
एक तरीके से कह सकते हैं कि आप भूत, भविष्य और वर्तमान भी कह सकते हैं कि इसको कवर कर दिया। और तीन जो आजकल के हमारे जो रहन सहन है, तीन तरह का रहन सहन भी उसमें लिया गया है। तो जैसे जो पौराणिक कथाएं, मैंने कुछ ट्विटर पर भी कुछ इस तरीके की कहानियां लिखी थी, तो वो कहानियों को कवर करते हुए मैं कूदता हूँ गांव पर। गांव में जो रहन सहन है, जीवन है, तो वो उसको बुनते हुए मैंने लिखा कि गांव भी आज उतना सादा नहीं रह गया है। कि गांव में जितना भोलापन या जितना वो हमारे पास एक चित्र बनाया जाता है, गांव वैसा नहीं रह गया है। तो ये साधारण गांव की वैसी कहानी नहीं है कि गांव में सब भोले होंगे, सब अपना खेती कर रहे हैं। वो नहीं है। वो सभी कुछ बुनके कि आज के परिप्रेक्ष्य में गांव कैसा है, गांव के लोग आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हैं। तो पहाड़ियों के बीच से उगता हुआ सूरज वाले गाँव अब रह नहीं गए। नहीं, तो जो वर्तमान परिस्थिति है कि गांव में भी लोग जो है वो यूपीआई का यूज करके मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से मोबाइल लेके साइकिल पे अपना सब्जी लेके बाहर भी बेचने जाते हैं और मोबाइल से पेमेंट भी लेते हैं। तो वो सब कुछ मिक्स है। तो उस तरीके का कि वो गांव की कहानियां है। शहर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा जो वर्तमान में हमारे आसपास गूंजता होता है वो है। इसमें आप मेरे दफ्तर के ही मतलब आपके या हर जो दफ्तरों में जो होता है उन कहानियों को लेकर और लोगों के आसपास की कहानियां बुनी गई हैं। जो शिक्षा व्यवस्था से लेकर रहन सहन, लोगों की जो हाई सोसाइटी में रहन सहन है, उस सभी पर व्यंग्य भी करती हैं और उनको उनके ऊपर सोचने पर भी मजबूर करती हैं। तो ये मेरी जो कहानी थी, ये और इन तीनों को एक ही कहानी में इस तरीके से बुना गया है कि दो माँ बेटी के बीच की बात है। हिंदी माँ है, हिंदी पुत्री है और संस्कृत माँ है। और उन दोनों के बीच में बातचीत करते करते ये पूरी किताब जो है, पूरी कहानी कह जाती है सबसे सस्ते दिन। और तमिल क्या है? जी। तमिल। तमिल क्या? देखिए, इसमें एक प्रसंग आता है, इसमें एक प्रसंग आता है कि संस्कृत पूछती है कि तुम बेटियां आपस में लड़ती क्यों रहती हो। हुँ, हुँ। तो हिंदी कहते हैं कि हम सब तो बहनें हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी माँ अच्छी है, मेरी माँ ज्यादा अच्छी है। तो ओके। वो सब बहनें हैं। तो उसमें भी ये प्रसंग है इसमें। जी, क्योंकि आज मैं देख रहा था कि वो प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा बोला है और वो चलिए सेगमेंट उस को विषय पे लेकर। आप बात नहीं करते हैं, बट वो प्रधानमंत्री जी तो क्या है, हर हफ्ते कुछ ना एक ऐसी बात कहते ही हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छा खासा माहौल बना रहता है। जी। तो हाँ, उसके वो बाद ये सबसे अच्छे दिन, सबसे सस्ते दिन के बाद आपकी कौन-सी किताब आई? इसके बाद मैंने पिछले साल प्रकाशित की कविताएं, वो थी ट्वीविताएं नाम से। हुँ, हुँ। अधिकतर बहुत सारी व्यंग्य कविताएं मैंने इधर उधर लिखी थी, बहुत सारी थी, बिखरी हुई। कुछ ट्विटर पर, कुछ ब्लॉग में, कुछ यहाँ वहाँ, कुछ डायरी में ही लिखी पड़ी थी। तो उस तरीके की सभी कविताओं को समेट कर मैंने ट्वीविताओं नाम से एक व्यंग्य कविता का संग्रह निकाला, जो किंडल पर ही उपलब्ध है। और इसी में वो जो आप आला कह रहे थे, वो इसी किताब का हिस्सा है। इसमें शुरू से आखिरी तक केवल व्यंग्य है, केवल व्यंग्य है। आप इसे कविताओं की दृष्टि से ना देखें, ये समझें कि ये व्यंग्य संकलन ही है, जो कि पद्य की तरह लिखा गया है। तो वो कविताएं निकली थी। उसके बाद फिर पिछले ही वर्ष दिसंबर में ये सर्व तर्केभ्यः स्वाहा जो थी, ये पुस्तक निकली। ये व्यंग्य संग्रह है। इसमें 58 व्यंग्य हैं। और व्यंग्य जो है, इसमें कोई बुना नहीं है मैंने व्यंग्यों को। ये सभी अलग अलग व्यंग्य हैं, अलग अलग विषयों पर हैं। राजनीति, समाज, लोगों की मानसिकता, पत्रकार, न्याय तंत्र, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये उस तरीके के व्यंग्य हैं कि व्यंग्य छोटे छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यंग्य अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप कोई पहलू जीवन का छोड़ा नहीं है इनमें। अजय, क्या ऐसा होता है कि जैसे कि कोई घटना आपके आस-पास घटी जी। और तो उसी समय आपके दिमाग में आ जाता है इसके ऊपर कुछ लिखना है, या वो घटना हो चुकी है फिर आप किसी समय ऐसा होता है आप घर पहुँचते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं या आप आराम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये आज या कल जो घटा था, इसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है। तो ऐसा होता है और इसके साथ ही मेरा एक दूसरा सवाल ये भी है कि कभी-कभी कोई गंभीर घटनाएँ भी होती हैं हमारे आस-पास, तो वो होते हुए भी क्या उसको आप व्यंग्य दृष्टि से ही देखते हैं या उस पर कभी आप ऐसा भी लगता है कि नहीं, इस बार मैं इसके ऊपर वाक़ई में गंभीरता से ही लिखूँगा? व्यंग्य ऐसा नहीं है कि व्यंग्य गंभीर नहीं होते, व्यंग्य भी उतनी ही मार देते हैं, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि वो गहरी मार देते हैं। वो ऐसी चुभन देते हैं कि ना हँसा जाता है, ना रोया जाता है। बट वो जो एक फ़र्क है कि अ, व्यंग्य के साथ और गंभीर, यानी कि जो आमतौर से गद्य लिखा जाता है। तो आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं जो भी आस-पास घट रहा है, इस
व्यंग्य ही लिखूँगा या नहीं, जी। नहीं ऐसा तो नहीं दो होता दो है दो कि प्रश्न है देखिए। 2 प्रश्न है मेरे। वो हाँ, पहला वाला कि जो आपके आस-पास घट रहा होता है, वो कितने समय के बाद आप उसके ऊपर लिखते हैं या बस आपके आस-पास कुछ घटा और आपने कहा कि मुझे 10 मिनट दो, कम से कम मैं पॉइंट तो लिख ही लेता हूँ, फिर बाद में इसको विस्तृत करूँगा। ऐसे लिखते हैं? क्या प्रणाली है आपके लिखने की? ज़रा उसके बारे में ऐसा तो नहीं होता है कि सोच समझ दोनों चीजें होती हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर त्वरित व्यंग हो जाता है, आपको समय नहीं लिखता और लगता है कोई चीज सामने आती है और हो सकता है कि मैं आधे घंटे में उसके ऊपर एक 800 शब्दों का या उससे अधिक या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक व्यंग तैयार कर दूंगा। वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो तुरंत आकार नहीं लेती हैं, उनके लिए नोट्स लिख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा हिस्सा जो दिमाग में आया या जो समझ में आया वो उस समय लिखा जाता है। उसके बाद कभी जब समय मिलता है तब उसके ऊपर लिखा जाता है। फिर रही बात घटनाओं की कि हर बार त्वरित होता है, नहीं हर बार त्वरित नहीं होता। हर बार ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब क्या हुआ है और घटना कैसी है। हो सकता है कि कुछ घटना ऐसी हो जिस पर अभी तो लग रहा है कि ये व्यंग्यात्मक, लेकिन मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं उसको लिखता नहीं हूँ, पॉइंट डाल के लिख लेता हूँ कि हाँ इस पे कभी और लिखेंगे या कुछ इस तरीके से। तो दोनों चीजें होती हैं। कई व्यंग ऐसे होते हैं जो ड्राफ्ट में पड़े रहते हैं, पूरे नहीं होते, लेकिन वो फिर पता चलता है 6 महीने बाद पूरे हुए हैं, तो वैसा भी होता है। और और कभी-कभी कुछ घटनाएँ ऐसी भी होती होंगी जो उस समय आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं, आपको लिखा जा सकता है, बट 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब उस घटना की सत्यता निकल कर सामने आती है, तो फिर शायद वो फिर लिखा जाना उसका उचित नहीं होता। ऐसी कोई घटना हुई है आपके बिल्कुल साथ कि होती हैं, आपने ऐसी बिल्कुल हमेशा होती हैं। कई हुँ, बार होता है कि आप 300-400 शब्द लिख के छोड़ देते हैं कि ये व्यंग हम इस पे लिखेंगे, लेकिन हो सकता है किसी और ने लिख दिया हो या कुछ ऐसी घटना हो, 2-3 दिन बाद ऐसा लगता है कि इस पर लिखना ही व्यर्थ है, तो वो पड़ा रहता है, मतलब उस पर फिर आगे नहीं बढ़ते। मगर हाँ ये जरूर है कि अगर वो लिख गया है तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि कभी कुछ और लिख रहे हैं तो ये रेफरेंस में प्रयोग हो आप जाता है। तो वो प्रयोग हो चीजें होती हैं। और हुँ, जो आपका दूसरा प्रश्न था गंभीरता वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर घटना को व्यंग की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं होती हैं जो गंभीर होती हैं, उन पर व्यंग हो जाता है। लेकिन अधिकतर जो घटनाएं गंभीर होती हैं उन पर व्यंग नहीं होता, उन पर मैं गंभीरता से ही कोशिश करता हूँ कि कुछ गंभीरता से ही लिखा जाए। जैसे अब आपने देखा होगा कि कोरोना वाला जो काल था, वो ऐसा काल था कि चारों तरफ दुख भी था और व्यंग्यात्मक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। तो जी, सर्व तर्केभ्य स्वाहा में कुछ हिस्सा है जहां पर उस समय में जो घटनाएं हुई उन पर व्यंग जो उभरे वो लिखे गए, वो बिल्कुल लिखे गए। लेकिन उसी में कुछ ऐसी गंभीर बातें भी हुई जिन पर व्यंग करना संभव ही नहीं है। संभव ऐसा कि अंदर से वो व्यंग आता ही नहीं उन घटनाओं पर। तो उसके लिए एक अगर आपने याद हो तो मंडली पर एक कहानी प्रकाशित हुई थी, पलायन करके। हुँ, हुँ। तो वो दिल्ली से जो लोग भागकर अपने अपने गांव गए थे उसके ऊपर वो कहानी, वो व्यंग्यात्मक कहानी हो ही नहीं सकती थी। तो उसको गंभीरता से गंभीर कहानी के रूप में भी लिखा गया, काफी करुणा से भरी हुई कहानी थी और उस तरीके से भी लिखा गया। तो दोनों चीजें होती हैं। और आपकी शैली के पीछे आप किसको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, अजय? किनको पढ़ते हैं आप? किनको पढ़कर व्यंग्य पढ़-पढ़ कर आप बड़े हुए हैं? पढ़ा तो आपने बहुत लोगों को होगा बट इस शैली में आपके कौन पसंदीदा लेखक रहे हैं अभी? देखिए अभी तो पिछले अगर कुछ वर्षों से कहें तो साकेत सर ने बहुत प्रेरणा दी है लिखने की भी और उसको प्रकाशित करने की भी। वरना तो लिखते तो रहते थे, कोई प्रकाशित करने का मन ही नहीं होता कि क्या करें नहीं करें। तो साकेत सर ने व्यंग के क्षेत्र में बहुत प्रेरणा दी है। बाकी पढ़ने के लिए आप कहें तो मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है और बहुत ही ऐसा नहीं कि किसी को एक लग के पढ़ लिया तो एक ही लेखक को बहुत पढ़ता रहा हूँ। तो जोशी जी को भी पढ़ा है, परसाई जी को भी पढ़ा है, शुक्ला जी को भी पढ़ा है। और अगर आप देखें तो जयशंकर प्रसाद जी को भी पढ़ा है, प्रेमचंद जी को भी पढ़ा। उनकी कहानियों में भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने कहानी लिखी है कि व्यंग लिखी है प्रेमचंद जी ने। कई ऐसी घटना का वो करते हैं। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो प्रेमचंद उस समय लिख गए वो आज के समय लिखते तो पता नहीं कितना बवाल हो जाता। वही हरिशंकर परसाई जी के साथ लगता है कि वो जैसी बातें लिख गए उनकी किताबों में, कभी कोई पढ़ के लगता है कि इन्होंने जो लिख दिया आज के समय में लिख दे तो लोग पीछे ही पड़ जाएंगे। फिर आप बुंदेलखंडी की बात करते हैं तो एक हमारे कई वहाँ के भी लेखक और साहित्यकार हैं जिनको
पढ़ा है, बहुत ही बिखरे तरीके से पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है। इसके अलावा अभी आप नया क्या कर रहे हैं? अब इसके बाद क्या आप व्यंग ही लाने वाले हैं, या आने वाले समय में हम क्या आपकी कुछ नई किताबें देखने वाले हैं अजय? जी, एक किताब है बन राकस करके, जो कि क्या बात! एक, मन राकस, ये नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है, शब्द सुना हुआ लगता है। हाँ, ये शब्द पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, वो एक वेब सीरीज से। तो हालांकि ये जो शब्द है बन राकस, उत्तर पूर्व में, मतलब उत्तर पूर्व नहीं कहेंगे, हमारे उत्तरांचल कह सकते हैं, जो गोरखपुर और बिहार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोग प्रयोग करते हैं किसी भी उद्दंड व्यक्ति को कहने के लिए। तो बन राकस उसी तरीके से, लेकिन ये व्यक्तियों पर नहीं है, ये मनुष्य पर नहीं है, ये पशुओं की कथा है। पंचतंत्र से प्रेरित एक छोटा सा लघु उपन्यास आप कह सकते हैं। और इसको बुना इस तरीके से गया है कि जो वर्तमान घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं घटनाओं के ऊपर पशुओं के बीच में एक किस तरीके से संवाद हुआ, और उसी में कहानियां बुनी गई, कुछ व्यंग कुछ कहानियां करके एक छोटा सा लघु उपन्यास के रूप में बहुत जल्दी सामने आएगा। तो एक वो है, और दूसरा एक और, अगर वन में राक्षस है तो शहरों में भी राक्षस है, वो है अर्बन राक्षस। तो वो अर्बन राक्षस नाम से भी एक किताब आने वाली है, जो पूरी तरह से व्यंग संग्रह होगी। तो दो और किताबों वो पर काम चल रहा है। और वो भी इसी शैली में होगी जिस शैली में आपने बन राकस लिखा हुआ है? नहीं, अर्बन राकस की शैली उस तरीके से नहीं है, वो लघु उपन्यास नहीं है, वो व्यंग है, छोटे छोटे व्यंग है, जिस तरीके से सर तरके बेस्वाह थी उसी तरीके से व्यंग है। उसमें खास ये है कि उसमें बहुत सारे ऐसे व्यंग हैं जो सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं हुए, तो नहीं। वो बिल्कुल अलग है। राजनीति उसमें आप कहेंगे तो राजनीति पर व्यंग उसमें केवल 30% होंगे, बाकी सभी सामाजिक परिस्थितियों पर और आसपास के लोगों पर ही व्यंग है। या कह सकते हैं कि खुद के ऊपर ही व्यंग कहा गया है, तो उस तरीके से वो किताब लिखी गई। अजय जी, आपसे हमारी बात हो रही थी तो आप एक और भी एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की आपने एक हमसे बात की, उस पर कितना काम हुआ है और कितना चला है? जी, वो एक कहानी अलग है। हमारे बुंदेलखंड में शाहगढ़ रियासत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शाहगढ़ के जो शासक थे वो महाराज छत्रसाल के वंशज थे, और 1857 में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और वो इस तरीके से भूमिका रही कि जो उस समय शासक थे बखत सिंह जी, और उनके एक सेनापति थे बोधन दउआ। तो उनके जीवन को आधार बनाकर एक कहानी लिख रहा हूँ। कोशिश है कि वो एक नॉवेल की तरह ही सामने आए। तो उस पर काम चल रहा है, क्योंकि उसमें देखिए वो कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि, क्योंकि ये जो शाहगढ़ की रियासत के जो राजा थे इन्होंने, और मर्दन सिंह करके एक शासक हुआ करते थे कटनी की तरफ से, तो इन्होंने मिलकर कैसे झांसी में जाकर लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर युद्ध किया, ग्वालियर में भी ये साथ रहे। फिर हुँ। इनको तो गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया था, मर्दन सिंह जी को और भगत सिंह जी को, लेकिन बोधन दउआ का कुछ अता पता नहीं चला। तो हुँ, कुछ हुँ। उसी के ऊपर एक कहानी बुन रहा हूँ, कुछ इतिहास होगा ऑब्वियसली। इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐतिहासिक इतिहास लिख रहा हूँ, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जो इतिहास पर आधारित होगी। अच्छा लगा अजय। और कुछ आप हमारे नए पाठकों के लिए या नए दर्शकों के लिए के अलावा, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे नए लेखकों के लिए कि जो कि लिखना शुरू करना चाह रहे हैं, बट अभी सोशल मीडिया से एक चीज़ का जो फ़ायदा हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ, कि अभी लिखना आसान हो गया है। प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, पहले जो नहीं होता था। तो आप नए लेखकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए? लिखें, कैसे लिखें, शर्माएँ नहीं, लिखते रहें, रोज़ कितना लिखें, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? ये आपकी तो यात्रा कैसी रही? ये तो आप कह ही रहे हैं कि जो कहना कहना करना चाहिए वो आपने कह ही दिया है, लेकिन हाँ, बस ये है कि स्ट्रगल है, लिखने में स्ट्रगल तो है। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आत्ममुग्ध होकर लिखें, ये सोचकर लिखें कि आपने जो लिखा है वो आपको पसंद आ रहा है। वो हो सकता है कि आज किसी और को पसंद ना आए, लेकिन समय के साथ जब वो चीज जो होता है ना, पुराना चावल ज्यादा अच्छा लगने लगता है, तो पुराना चावल की तरह आपका लिखा हुआ भी कभी ना कभी लोगों बहुत को अच्छा लगेगा। जी। तो हमको अपने लिए तो लिखना ही लिखना है, ये बात तो तय है।
ये जी, उस पर नहीं अटक जाना है कि अगर ये किताब मैंने लिखी तो लोग आगे इसको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पहले सामने आनी चाहिए वो चीज़। तो वही सोच के रुकना नहीं है कि अगर मैंने लिखा और लोगों ने पसंद नहीं किया। वो एक जो अटकने वाली चीज़ होती है, वो जो एक डर होता है, आपका कहना है कि हमें उससे निकलना चाहिए और वो उसका कोई मतलब वजूद नहीं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और भी आप कहना चाहेंगे जो मैं शायद इस छोटी-सी बातचीत में मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछे हों और आप कुछ कहना चाहें, कोई संदेश देना चाहें आप हम लोगों के लिए? बस एक अनुरोध है कि आप लोग हम जैसे नए लोगों की किताबें पढ़ें। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे हैं जो उभर रहे हैं और हमारे भारतीय लेखक यूनियन यानी कि भालू का सदस्य बने और हम लोग को प्रोत्साहन दें और सर्वतरकिबिया स्वाहा अवश्य पढ़ें और हो सके तो इसका रिव्यू भी हमें दें तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा। मेरा भी सभी से अनुरोध है कि इनकी जो पुस्तकें हैं किंडल पर भी उपलब्ध हैं और प्रिंट मीडिया में भी उपलब्ध हैं, पढ़ें। और जैसा मैं अभी पिछले हफ्ते भी मैं बात कर रहा था, भूपेंद्र जी से भी बात कर चुका हूँ, उनसे भी बात हो रही थी। तो एक ये विधा है जो धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, बट मुझे आस-पास के लोगों को देखकर लगता है कि इसमें तो भरे हुए हैं लोग। रंजन जी हैं, हमारे साकेत जी हैं, आप हैं, भूपेंद्र हैं, सब उसी विधा में लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो भविष्य है वो बड़ा ही उज्ज्वल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही चुटीला लिखेंगे, ऐसे ही नुकीला लिखेंगे, धारदार लिखेंगे और लिखते रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद।